डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू JEFY जावेद्स इंग्लिश फॉर यू। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नॉन टेक्सचुअल पैसेज या अनसीन पैराग्राफ, इसे किस तरह से इंग्लिश के पेपर में सॉल्व करना है। नॉन टेक्सचुअल या अनसीन दोनों एक ही बातें हैं। असल में नॉन टेक्सचुअल या अनसीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पैराग्राफ को आपने कभी देखे नहीं होते। ये पैराग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं होता, बाहर से आता है, किसी आर्टिकल से पूछा जाता है, किसी मैगजीन से पूछा जाता है। यानी एग्जामिनेशन हॉल में फर्स्ट टाइम आप लोग इस पैराग्राफ को देखेंगे। यही वजह है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ से डरते हैं, अनसीन पैराग्राफ, और वो भी इंग्लिश में। तो वो लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या अगर वो किए भी तो कुछ सब क्वेश्चंस करते हैं, पूरा इसे सॉल्व नहीं करते। आज के लेक्चर में हम लोग वो सारी टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे, मेथड्स देखेंगे, जिनके थ्रू आप लोग एक अनसीन पैसेज को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली ये लेक्चर सिर्फ 10th और 12th के लिए नहीं है, 8th क्लास से 12th क्लास के सारे स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, सीख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊँगा, उन्हें यूज़ करके आप सिर्फ अनसीन पैसेज सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि अनसीन के साथ साथ आप लोग सीन पैसेज कर सकते हैं, सीन पोइट्री कर सकते हैं, अनसीन पोइट्री कर सकते हैं। सारी चीज़ों में ये यूज़फुल है। 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस लेक्चर को देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग एक HSC का अनसीन पैराग्राफ सॉल्व करके देखेंगे, जो पिछली बार लास्ट टाइम एग्जामिनेशंस में पूछा गया था। मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगा अनसीन पैराग्राफ का कि किस तरह से इसे बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। एक बात आप ये याद रखिए, अनसीन पैसेज से बच्चे इसलिए डरते हैं, उन्हें लगता है काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मीनिंग हमें पता नहीं है, किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे ही एग्जामिनेशंस में वो वर्ड्स उनको आते हैं, वो सर खुज आते हैं, इधर उधर देखते हैं कि अभी ये वर्ड्स तो हमको पता नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को वो वर्ड्स पता हो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्वेश्चन है, कॉलोनाइजेशन वॉज स्टार्टेड इन 17th सेंचुरी। ओके, अब यहाँ पर कॉलोनाइजेशन का मीनिंग मुझे भी नहीं पता, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हेन वाज कॉलोनाइजेशन स्टार्टेड। बिना कॉलोनाइजेशन का मीनिंग जाने आप लोग उसका आंसर लिख सकते हैं, इट वाज स्टार्टेड या कॉलोनाइजेशन वाज स्टार्टेड इन 17th सेंचुरी। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि वर्ड का मीनिंग आपको पता रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिना मीनिंग पता रहे के भी आप लोग अच्छे से परफेक्ट तरीके से आंसर लिख सकते हैं। तो नया वर्ड है, बल्कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, अनसीन पैराग्राफ के नीचे काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। कुछ क्वेश्चन आधे या 1 मार्क के लिए होते हैं। अभी किसी स्टूडेंट को क्या होता है, आधे मार्क का एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, उसका आंसर वो ढूंढने में फेल हो रहा है, तो वो वहीं पर अटक जाता है। ओके, वहीं टाइम वेस्ट करता है। इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, आधे मार्क का है, आधे मार्क के हिसाब से टाइम दीजिए, और अगर उसका आंसर नहीं मिलता है तो उसे स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। अगर आप आधे मार्क में अटके रहेंगे तो इधर आपका पेपर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके रह जाएंगे। ओके, एक जो क्वेश्चन की टाइप होती है अनसीन पैराग्राफ में, वो होता है पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। पर्सनल रिस्पॉन्स के आंसर्स तो आप लोग अपने दिल से लिखते हैं, 3 से 4 लाइन में आंसर लिखना है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन क्या होता है, इसे किस तरह से लिखना है, तो सेम चैनल पर काफ़ी बेहतरीन वीडियो है मेरी, आप लोग उसे देख सकते हैं, और किसी भी तरह के पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है ये सीख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले CBSE ने इंग्लिश सब्जेक्ट पे MCQs को इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले MCQs नहीं थे, या फिर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थे। अभी काफ़ी सारे MCQs CBSE के सिलेबस में हैं इंग्लिश के लिए, तो उम्मीद है कि स्टेट में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। बल्कि अभी के अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं 10th के और 12th के, तो काफ़ी सारे MCQs आने लगे हैं। तो थोड़ा सा ये पॉइंट भी ध्यान से देखिए, मैंने लेक्चर में अच्छे से बताया हूँ कि किस तरह से ABCD अगर 4 ऑप्शंस रहे तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए किस तरह से MCQ का सही ऑप्शन चुनना है, सही आंसर चुनना है। एक लास्ट चीज़ बताता हूँ, अक्सर अनसीन पैराग्राफ करने के पहले, सीन पैराग्राफ करने के पहले स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए एक पैराग्राफ है और उसके नीचे 10 क्वेश्चन है, तो वो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर पैराग्राफ में जाकर आंसर सर्च करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ में जाके आंसर सर्च करते हैं। मान लो एग्जाम में 10 क्वेश्चन है तो उनको 10 टाइम वो पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है।
सही तरीका ये नहीं है, सही तरीका ये है कि आप लोग पहले पैराग्राफ को पढ़ लें। जितनी चीज़ें आप लोगों को समझ जाती है, जितना आपके दिमाग में आ जाता है चलेगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तब उनके आंसर लिख देना। और अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही है, कोई आंसर याद नहीं आ रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। एटलीस्ट आपको ये याद आ जाएगा कि पैराग्राफ के किस पोर्शन में वो आंसर था, शुरू में था या बीच में था या लास्ट में था। ठीक है, तो सही तरीका क्या है, पैराग्राफ को देखकर क्वेश्चन सॉल्व करने का, चाहे वो अनसीन पैराग्राफ हो या सीन पैराग्राफ हो। सही तरीका ये है कि पहले आप एक बार पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लें, जितना समझ में आता है उतना समझ लें, जो वर्ड्स समझ नहीं रहे हैं उनका टेंशन ना लें। ओके, अब बाकी जो चीज़ें हैं तो जैसे जैसे हम लोग अनसीन पैसेज सॉल्व करते हैं उसी के साथ साथ मैं आपको समझाता चलूँगा, तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ में। लेट्स बिगिन। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2A, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। एक्सट्रैक्ट पढ़ो और नीचे एक्टिविटीज दी हुई है उन्हें कंप्लीट करो। ओके, मार्क्स है उसके टोटल 18 है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 के ए में 12 मार्क्स है और जो इसका बी होगा उसके लिए 6 मार्क रहेंगे, ऐसे टोटल 18 मार्क हो रहे हैं। ओके, यानी ए के लिए अभी यहाँ पर 12 मार्क्स है, 12 मार्क्स। फिर से हमको वही स्ट्रैटेजी अपनाना है, वही पॉलिसी अपनाना है, वही प्लान है। पहले हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं। ओके, इससे क्या होगा, हम लोगों को आंसर पता चल जाएगा। और इन केस हम लोगों को अगर आंसर पता नहीं चलता है तो कम से कम हम लोगों को ये पता रहेगा कि क्वेश्चन के किस पोर्शन में आंसर है, पहले पैराग्राफ में है, दूसरे में है या तीसरे में है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ चाइल्ड स्पेंड्स अ मेजर पोर्शन ऑफ हिज लाइफ। एक बच्चा गुजार देता है बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग उसकी जिंदगी का इन टेकिंग फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन लेने में, यानी कि स्कूल जाके पढ़ाई करने में। स्कूल एंड रिलेटेड फैक्टर्स, स्कूल और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, पीयर ग्रुप, जैसे कि टीचर होते हैं स्कूल में और कौन होता है, साथ वाले स्टूडेंट होते हैं, एटसेट्रा, प्ले अ मेजर रोल इन द चाइल्ड्स स्कूल एडजस्टमेंट्स। तो ये चीजें जो है स्कूल और क्लासमेट काफी बड़ा रोल जो है तो प्ले करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरह से बच्चा वहां पे एडजस्ट होता है इसमें, थ्रू हिज इंटरेक्शन विथ पीपल इन स्कूल। और एक बच्चा जब स्कूल में अलग अलग लोगों से रिएक्ट करता है, उनसे बातचीत करता है, ओके, ही लर्न्स हाउ टू बिहेव विथ पीयर्स एंड एडल्ट्स। तो फिर बच्चा ये सीखता है कि क्लासमेट से कैसे बिहेव करना है। ओके, और क्लासमेट्स के साथ साथ बड़े लोगों से किस तरह से बिहेव करना है, जैसे टीचर्स हैं। अदर देन फैमिली मेंबर्स, घर पे तो वो ये सीखता है कि मम्मी से, डैडी से, ब्रदर से, सिस्टर से कैसे बिहेव करना है, बट स्कूल में वो अलग से सीखता है। ही एक्वायर्स वैल्यूज, गोल्स, एस्पिरेशंस। बच्चा हासिल करता है, लेता है अच्छी बातें, या फिर उसका गोल मिलता है कोई, या फिर एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस का क्या मतलब होगा आपके हिसाब से? एस्पिरेशन यानी टारगेट, गोल ये कह सकते हैं हम लोग, या उम्मीद। एंड सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर, और समाज में, सोसाइटी में किस तरह से रहना है ये भी एक बच्चा सीखता है। ही गेट्स अ गुड एक्सपोजर टू अ न्यू सेट ऑफ एडल्ट मॉडल्स, और बच्चा सामने आता है खुलकर अ न्यू सेट ऑफ एडल्ट मॉडल्स, यानी अलग अलग लोगों के, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। हिज फॉर्मल एजुकेशन इन स्कूल शेप्स हिम इनटू अ मैच्योर, और स्कूल में जो उसे एजुकेशन मिलता है उससे बच्चे को एक शेप मिलती है। किस चीज़ की शेप मिलती है? एक समझदार इंसान की शेप मिलती है उसे। रिस्पॉन्सिबल एंड कॉम्पिटेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो समाज का एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल मेंबर है। ओके, यानी कि स्कूल बच्चे को समझदार बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, और कॉम्पिटेंट यानी पावरफुल बनाता है। कॉम्पिटेंट का असल मतलब होगा एबल बनाता है उसे कोई काम करने के। A child's experiences in school give him lessons in team spirit, और एक जो बच्चा होता है स्कूल में जो एक्सपीरियंस उसे मिलता है उससे क्या सीखता है वो? टीम स्पिरिट, किस तरह से सबके साथ मिलकर काम करना है, कोऑपरेशन, किस तरह एक दूसरे की हेल्प करनी है, हेल्थी कंपटीशन, और वो दूसरों से कंपटीशन करता है, अच्छा कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन। गोल सेटिंग एंड गोल अटेनमेंट, और कोई टारगेट अपने सामने रखता है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे इतने मार्क्स लेने हैं, ऐसा गोल अपने सामने रखता है और उसे अटेन भी करता है, यानी गेट करता है, लेता है।
अ चाइल्ड्स स्कूल एडजस्टमेंट्स डिपेंड लार्जली अपॉन टीचर्स वैल्यूज। कोई भी बच्चा स्कूल में कितने अच्छे से एडजस्टमेंट करता है ये डिपेंड करता है टीचर्स उसे क्या सिखा रहे हैं इसके ऊपर, प्रिंसिपल्स एंड एटीट्यूड्स, और टीचर लोगों के क्या प्रिंसिपल्स है, क्या उनके जो है तो रूल्स हैं, और क्या उनकी सोच है, किस तरह का उनका बिहेवियर है। ओके, एक बात तो है कि इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि टीचर्स का एक स्टूडेंट पर काफी सीधा सीधा असर पड़ता है। ओके, फैमिली बैकग्राउंड ऑफ पीयर्स, और जो क्लासमेट है वो उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इस बात का भी स्टूडेंट पर असर पड़ता है। देयर हैबिट्स ऑल्सो आर इम्पॉर्टेंट, और एक स्कूल में बच्चा जिन बच्चों के साथ रहता है जो उसके क्लासमेट है तो उनकी जो आदतें हैं उसका भी बच्चे पर असर पड़ता है। ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल, और स्कूल में जो सिलेबस के अलावा काम होते हैं जैसे कि रैली है या फिर स्पीच है या फिर कोई प्रोग्राम है, अ चाइल्ड्स पार्टिसिपेशन इन देम, और किस तरह से एक स्टूडेंट इन रैलीज में इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता है। द रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट ही गेट्स, और किस तरह से उसे ताकत मिलती है, किस तरह से उसे पनिशमेंट मिलती है। इन्फ्लुएंस हिज स्कूल एडजस्टमेंट्स, ये सारी बातों से बच्चा धीरे धीरे सीखता है। क्या होता है, ये सारी बातों को उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, इफेक्ट होता है, असर होता है। ओके, ड्यूरिंग अर्ली स्कूल ईयर्स चिल्ड्रंस एडजस्टमेंट्स प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू बीइंग रेगुलर। स्टार्ट में तो क्या होता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, ओके, तो वहां उसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, जैसे कि रेगुलर रहना, ओके, हर रोज स्कूल जाना है, या फिर पंक्चुअल या टाइम पर स्कूल जाना है। स्टार्ट में यही प्रॉब्लम होता है। डूइंग होमवर्क एंड फॉलोइंग डिसिप्लिन, और होमवर्क करना है और डिसिप्लिन को फॉलो करना है। लेटर ऑन, बट बाद में जब वो धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में जाता है, चिल्ड्रन आर कंसर्न्ड अबाउट मेंटेनिंग सोशल रिलेशंस, तो फिर एक बच्चे के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि बाकी लोगों के साथ किस तरह एडजस्ट करके रहना है स्कूल में। ओके, ड्यूरिंग एडोलेसेंस, और स्पेशली एडोलेसेंस के पीरियड में, एडोलेसेंस कहते हैं इस टाइम को जो 10 साल से 18-19 साल तक का होता है। ओके, तो इस पीरियड में क्या होता है, द इशू इज हाउ टू डेवलप एंड मेंटेन रिलेशनशिप विथ अपोजिट सेक्स मेंबर्स। तो एक बच्चे के सामने, एक स्टूडेंट के सामने ये प्रॉब्लम होता है कि किस तरह से मेंटेन करना है रिलेशनशिप को। क्लास में तो एक स्टूडेंट को बाकी बच्चों से रिलेशन रखना है, बनाना है, इसमें कोई मतलब क्वेश्चन नहीं है, बट जो अपोजिट सेक्स मेंबर्स है, यानी कि अगर वो बॉय है तो गर्ल्स से किस तरह से बिहेव करना है। एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो एंग्शियस अबाउट ऑब्टेनिंग गुड ग्रेड्स, और लड़कपन में यानी 10 से 20 साल की एज में, 10 से 19 साल की एज में ज़्यादा चिंता होती है बच्चों को किस बात की, कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे ग्रेड लाने हैं इन एग्जामिनेशंस, एंड चूजिंग एन अप्रोप्रिएट करियर, और एक बढ़िया करियर चुनना है। ओके, किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, लाइक दैट। स्कूल एडजस्टमेंट्स हैव फार रीचिंग इफेक्ट्स, तो स्कूल में एक बच्चे को किस तरह से एडजस्ट करना होता है, इसका काफी गहरा असर पड़ता है, बड़ा असर पड़ता है। किस चीज पर, ऑन चिल्ड्रन सक्सेस इन लाइफ, के बच्चे लाइफ में कितने सक्सेस होते हैं। Peer groups range from neighborhood play gangs and informal play groups to organized groups। अब जो उसके peer group हैं यानी क्लासमेट्स हैं जिनके साथ वो रहता है, अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि पड़ोस के बच्चे और उनकी जो गैंग बनी होती है, गली के बच्चों की गैंग होती है ना छोटी सी, उस टाइप, एंड इनफॉर्मल प्ले ग्रुप्स टू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स सच एज स्टडी सर्कल, या फिर कॉलेज में उसका कोई दोस्तों का ग्रुप है जिनके साथ वो स्टडी करता है, या फिर एरिया के कुछ बच्चे हैं जो कि इनफॉर्मल प्ले ग्रुप्स हैं। ओके, अ पीयर ग्रुप हैज इट्स ओन ग्रुप स्ट्रक्चर, तो हर ग्रुप की एक खासियत होती है। क्लासरूम में नहीं देखते हम लोग कि पढ़ाई करने वाले बच्चों का एक अलग ग्रुप होता है, बराबर है, उनके पास मोटी बुक्स रहेंगी और उनके पास में अलग अलग पेन रहेंगे, अच्छे बैग रहेंगे और एक चश्मा लगा रहेगा उनको। बट जो इनफॉर्मल प्ले ग्रुप है जैसे, तो वो एथलेटिक टाइप होंगे, उनको क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, पढ़ाई के अलावा हर काम करना है उनको। ओके, स्ट्रक्चर एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, क्या है पूरा सेंटेंस, अ पीयर ग्रुप हैज इट्स ओन ग्रुप स्ट्रक्चर एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो जिस तरह का ग्रुप रहेगा बच्चे पे उसका वैसा असर पड़ेगा और उस ग्रुप के मेंबर उस बच्चे से वैसी एक्सपेक्टेशन करेगी। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दीज एक्सपेक्टेशंस काउजेस द मेंबर्स टू फेस रिजेक्शन फ्रॉम द पीयर्स, और एक ग्रुप में एक बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका क्या असर पड़ता है,
इसका असर एक्चुअली ये पड़ता है कि उस ग्रुप के बच्चे उसे निकाल देंगे। अगर आप 4 दोस्तों के ग्रुप में जो पढ़ाई करते हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे, फ्री फायर खेल रहे हैं उनके साथ में, तब वो आपकी छुट्टी कर देंगे। अगर आप 6 दोस्तों के ग्रुप में हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं और लड़ाई होने पर आप क्या करते हैं, भाग जैसे वहां से डर के फरार हो जाते, निकल जाते, तब कुछ दिन बाद वो आपको ग्रुप से निकाल देंगे। यानी जैसा ग्रुप वैसी उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है। चिल्ड्रन आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स, तो बच्चों पर काफ़ी असर पड़ता है उनके क्लासमेट्स का। A child's attitude, habits and behavior are largely influenced. एक बच्चे की जो सोच होती है, उसकी जो आदतें होती है, उसका जो बर्ताव होता है, काफ़ी गहरा असर इन चीज़ों पर पड़ता है। by his interaction with peers, क्लासमेट का। जिस तरह के क्लासमेट्स के साथ बच्चा रहेगा, उन क्लासमेट्स की, उन ग्रुप्स की कुछ बातें बच्चे में तो देखो आएगी, कंपलसरी आएगी। ये पैराग्राफ हम लोगों ने रफली पढ़ लिए हैं, इसे समझ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। ओके, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। A1 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रैक्ट। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन्हें कंप्लीट करना है। ओके, ए है द फॉर्मल एजुकेशन दैट अ चाइल्ड गेट्स इन अ स्कूल। एक बच्चे को स्कूल में जो फॉर्मल एजुकेशन मिलता है, जो पढ़ता है, वो मोल्ड्स हिम इनटू, तो वो एजुकेशन उसे ढालता है, बनाता है। क्या बनाता है उसका? अब ये देखिए, यहाँ पर एक वर्ड नहीं लिखना है आप लोगों ने। एक्चुअली स्टार्ट में हम लोगों ने देखा था इंस्ट्रक्शन में, जो क्वेश्चन पेपर पर लिखी थी इंस्ट्रक्शन, हम लोगों को कंप्लीट सेंटेंस लिखना है कि जो एजुकेशन बच्चा स्कूल में लेता है वो उसे ढालता है। किस में ढालता है? हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 A1A। क्या था इसके आगे आंसर? ये देखिए, हिज फॉर्मल एजुकेशन इन स्कूल शेप्स हिम इनटू अ मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल एंड कॉम्पिटेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अ मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल एंड कॉम्पिटेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये हमने जो आंसर था उसको थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर दिए। कैसे? अंडरलाइन किया हमने उसको। ओके, अब हम लोग बी देखते हैं। बी क्या है? यह है बी, स्कूल एडजस्टमेंट्स हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन। जो स्कूल एडजस्टमेंट होता है, इसका काफ़ी लंबे टाइम तक रहने वाला असर पड़ता है। स्कूल एडजस्टमेंट का काफ़ी दिनों तक रहने वाला असर पड़ता है। किन पर असर पड़ता है? सोचो किन पर पड़ता है? नहीं याद आ रहा है? ओके, हम लोग सर्च करते हैं। ये देखिए यहाँ पर, स्कूल एडजस्टमेंट्स हैव फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रंस सक्सेस इन लाइफ। ये लिख सकते हैं हम लोग। आंसर होगा ऑन चिल्ड्रंस सक्सेस इन लाइफ। सी देखते हैं हम लोग क्या है। A child's interactions with peers have a great influence on his। एक स्टूडेंट का जो उसकी बातचीत होती है, जिस तरह से बिहेव करता है वो क्लासमेट से, उसका बड़ा असर होता है। किस पर होता है बड़ा असर? ऑन हिज एटीट्यूड, हैबिट्स एंड बिहेवियर। इस टाइप में कुछ था आंसर में, हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, अ चाइल्ड्स एटीट्यूड, हैबिट्स एंड बिहेवियर आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज इंटरेक्शंस विद पीयर्स। ये हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं डी क्या है। Here are D. A child's school adjustments have to rely largely on। एक बच्चे का जो स्कूल एडजस्टमेंट होता है, तो वो बड़ी हद तक, एक बड़ी लिमिट तक
किस चीज़ पर डिपेंड होता है? रिलाई ऑन, हम लोगों ने देखे थे टीचर्स का काफ़ी इस पर स्टूडेंट पर इफेक्ट होता है। तो टीचर वाला सेक्शन कहाँ पर था? मेरे ख्याल से स्टार्ट में कहीं था ये। ओके, ये देखिए सेकंड पैरा में है एक्चुअली आंसर। अ चाइल्ड्स स्कूल एडजस्टमेंट्स डिपेंड लार्जली अपॉन टीचर्स वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड एटीट्यूड्स, ये लिखना है हम लोगों को। ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारा डी पोर्शन, डी सेक्शन भी, डी सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। अब हम लोगों को देखना है A2 क्या है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। A2 है डेवलप द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। अब एक्चुअली एक फ्लो चार्ट क्या होता है? जिसमें इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। देखिए ये इंफॉर्मेशन इधर फ्लो हो रही है, ये वाली इधर फ्लो हो रही है। एरोस के थ्रू हम लोगों को बताना होता है कि एक फ्लो चार्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाला नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड्स। ओके, अब यहाँ पर कैसे लिखना है हम लोगों को? चिल्ड्रंस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, कि बच्चों को एडजस्टमेंट में क्या प्रॉब्लम्स होती है। अर्ली स्कूल ईयर्स, जब स्टार्ट में उनका स्कूल होता है। हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्ट में तो कोई बड़ा इशू नहीं रहता है, खाली डिसिप्लिन है या फिर टाइम पर जाना है या फिर इस तरह की चीजें जो है तो रहती है। लेटर स्कूल ईयर्स में क्या होता है? बाद में हम लोग पहले ये चार्ट बनाते हैं और फिर इसको फिलअप करते हैं। ओके, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने चार्ट रफली बना लिया है जैसे कि क्वेश्चन पेपर में हम लोगों को दिया गया था। ये देखिए ये वाला चार्ट हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह से इन्फो फिलअप करना है, मालूमात कैसे भरना है। अर्ली स्कूल ईयर्स में क्या होता है बच्चे के साथ में, ठीक है। ये देखिए ड्यूरिंग अर्ली स्कूल ईयर्स चिल्ड्रंस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू बीइंग रेगुलर एंड पंक्चुअल, डूइंग होमवर्क एंड फॉलोइंग डिसिप्लिन। ये वाला पोर्शन हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं हम लोग। बीइंग रेगुलर, रेगुलर रहना ये उसके लिए है थोड़ा सा। और क्या था? ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है अर्ली स्कूल ईयर्स में। बीइंग रेगुलर एंड पंक्चुअल, डूइंग होमवर्क, फॉलोइंग डिसिप्लिन। ओके, यही सारी बातें थी। अब बाद में लेटर स्कूल ईयर्स में उसके साथ में क्या होता है देखते हैं हम लोग। ये देखिए लेटर ऑन यानी बाद में, चिल्ड्रन आर कंसर्न्ड अबाउट मेंटेनिंग सोशल रिलेशंस। इतना लिख सकते हैं हम, कंसर्न्ड अबाउट मेंटेनिंग सोशल रिलेशंस। ओके, इसके बाद है ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जब 10 से 18-19 साल के बीच बच्चा हो तब क्या होता है उसके साथ में। ये उसके बाद के पोर्शन में था अगर आप लोगों को याद है तो। ये देखिए यहाँ पर कहीं था वो, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द इशू इज हाउ टू डेवलप एंड मेंटेन रिलेशनशिप विथ ऑपोजिट सेक्स मेंबर्स। ये लिख सकते हैं हम लोग।
और सबसे लास्ट में जो है पीयर ग्रुप एक्सपेक्टेशंस, साथ के जो उसके स्टूडेंट हैं या उसके जो साथ में खेलने वाले हैं, साथ में रहने वाले हैं, उनकी क्या उम्मीद रहती है, एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद। और ये देखिए, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दीज एक्सपेक्टेशंस काउजेस द मेंबर्स टू फेस रिजेक्शन फ्रॉम द पीयर्स। अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट अपने ग्रुप में सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, भगा देते हैं, उसको छुट्टी कर देते हैं उसकी। ओके, ये लिखना है हम लोगों को। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लिया है, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ओके, देखते हैं हम लोग A3 क्या है। फाइंड द फैक्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। फैक्ट ढूंढना है आपको, सच्ची बातें ढूंढना है। यहाँ पर क्या बताया हुआ है, एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक टेबल है जो कि इनकम्प्लीट है। ओके, आप लोगों ने उसे कंप्लीट करना है। सबसे पहला काम है हम लोगों का ये टेबल बनाना। ओके, हम लोगों को पता है, सिर्फ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिख दिया तो नहीं चलेगा, टेबल बनाने बोला गया है तो हम लोगों को टेबल बनाना ही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप लोग देख सकते हैं जैसा क्वेश्चन पेपर में दिया था वैसे हम लोगों ने टेबल बना लिया है। ये देखिए, लगभग ऐसे ही टेबल हम लोगों ने बनाया है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है लर्न्स, बच्चा क्या सीखता है, एक्वायर्स, और वो क्या हासिल करता है। एक्वायर करना यानी हासिल करना। ओके, हम लोग देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है थ्रू हिज इंटरेक्शन विद पीपल इन स्कूल ही लर्न्स हाउ टू बिहेव विद पीयर्स एंड अडल्ट्स अदर देन फैमिली मेंबर्स। ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, behaving with peers as well as adults. अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है बच्चा क्या एक्वायर करता है, क्या हासिल करता है। ओके, पहले ही पैराग्राफ में कहीं दिया था उसका। ये देखिए, ही एक्वायर्स वैल्यूज, गोल्स, एस्पिरेशंस एंड सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर। ये लिख सकते हैं हम लोग, वैल्यूज, गोल्स, नेक्स्ट है स्कूल एक्सपीरियंसेस टीच हिम। क्या सिखाते हैं स्कूल एक्सपीरियंसेस उसे। मुझे ऐसा याद आ रहा है, ये कहीं तो सेकंड पैराग्राफ में था। ये देखिए, यही होना चाहिए। ये देखिए, अटेनमेंट्स। A child's experiences in school give him lessons in team spirit, cooperation, healthy competition, goal setting and goal attainment। ये पूरा का पूरा पोर्शन हम लोग लिख देते हैं। क्या एक्वायर करता है बच्चा, क्या सीखता है, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, ओके, ये टेबल हमारा कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट लास्ट में हो गया। अब आते हैं हम लोग A4 पर। क्या है A4? यह है A4 आपके सामने। एक्सप्रेस योर व्यूज रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन इन कनेक्शन विथ कैरेक्टर बिल्डिंग। के आपकी क्या सोच है स्कूल एजुकेशन के बारे में, जहाँ तक कैरेक्टर बिल्डिंग का सवाल है, यानी कि किसी स्टूडेंट का जो कैरेक्टर डेवलप होता है, बनता है, उसमें जो स्कूल का एजुकेशन है वो कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है। अब ये एक पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, यानी इसका जवाब मन से लिखना है हम लोगों को। तो लिखते हैं हम लोग कि काफ़ी जो है तो
अच्छा परफॉर्मेंस होता है स्कूल का, काफ़ी बड़ा असर पड़ता है स्कूल का एक स्टूडेंट के ऊपर, और काफ़ी कुछ एक स्टूडेंट सीखता है। ऐसे अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों ने सोचना है, इमेजिन करना है और उसे लिख देना है इंग्लिश में। ओके, ये देखिए काफ़ी डिटेल्ड आंसर हम लोगों ने लिखे हैं पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन का, कि कैरेक्टर बिल्डिंग में स्कूल एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है। हमने लिखा स्कूल एजुकेशन हैज़ अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन कैरेक्टर बिल्डिंग, कि काफ़ी बड़ा जो है तो रोल स्कूल के एजुकेशन का है। इन स्कूल टीचर्स आर वेल कैरेक्टर्ड एंड द नॉन टीचिंग स्टाफ इज ऑल्सो वेल मैनर्ड। भाई स्कूल का क्या कहना, वहाँ पर तो जो टीचर होते हैं काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, अच्छा कैरेक्टर होता है उनका, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है जैसे कि क्लर्क है, प्यून है, या इस तरह के लोग हैं, लैब अटेंडेंट है, वो भी काफ़ी वेल मैनर्ड होते हैं। हमने लिखा वेन एवर अ चाइल्ड इज मिसबिहेविंग ही इज करेक्टेड देन एंड देयर। अगर कोई स्टूडेंट सही से बिहेव नहीं कर रहा है तब उसको वहीं पर करेक्ट किया जाता है, उसको सही किया जाता है, अच्छा बुरा बताया जाता है। सो स्कूल्स प्ले अ मेजर रोल इन कैरेक्टर बिल्डिंग। तो भैया मेरे हिसाब से तो स्कूल का जो एजुकेशन है वो किसी स्टूडेंट के कैरेक्टर बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप लोगों ने लिख देना है। यहाँ पर देख सकते हैं A4 हो गया है, आगे देखते हैं हम लोग। A5 है लैंग्वेज स्टडी। फर्स्ट है अ चाइल्ड स्पेंड्स अ मेजर पोर्शन ऑफ हिज लाइफ इन टेकिंग फॉर्मल एजुकेशन। अब ये जो इंग्लिश सेंटेंस है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट इंडिकेट्स मॉडल ऑक्सिलियरी शोविंग ऑब्लिगेशन। इस सेंटेंस में आप लोगों ने एक मॉडल ऑक्सिलियरी लगाना है। ठीक है, काफ़ी सारे मॉडल ऑक्सिलियरी हैं इंग्लिश में, बट आपने एक लगाना है। कौन से वाला? शोविंग ऑब्लिगेशन, जो ये बताए कि ये काम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा मॉडल ऑक्सिलियरी लगाना है जो ये बताए कि ये काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिखते हैं हम लोग A5 का फर्स्ट, उसमें A। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शंस है। A, अ चाइल्ड शुड स्पेंड अ मेजर पोर्शन ऑफ हिज लाइफ इन टेकिंग फॉर्मल एजुकेशन। इधर शुड दिया है, अ चाइल्ड मस्ट स्पेंड अ मेजर पोर्शन ऑफ हिज लाइफ इन टेकिंग फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पर मस्ट दिया है, अ चाइल्ड विल स्पेंड और अ चाइल्ड कैन स्पेंड। चारों सेंटेंस सेम है, एक ही वर्ड का डिफरेंस आ रहा है, शुड, मस्ट, विल और कैन। क्या होगा सही आंसर? आप सोचो, मैं तब तक लिखता हूं। ये देखिए, ये आंसर रहा आप लोगों के सामने, अ चाइल्ड मस्ट स्पेंड। स्पेंड करना ही चाहिए, मस्ट यानी बिल्कुल चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मस्ट जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा। आप लोगों को लिखना है A5 फर्स्ट, और फर्स्ट का B, अ चाइल्ड मस्ट स्पेंड अ मेजर पोर्शन ऑफ हिज लाइफ इन टेकिंग फॉर्मल एजुकेशन। इस तरह से बिंदास्त आप लोगों ने लिख देना है। A5 के बाद में क्या आएगा हमारा? A6। अब यहाँ पे सेकंड है, a peer group has its own group structure and expectations from its members. Choose the correct alternative to get not only but also from form of the above sentence. अब देखिए यहाँ पर ये वाले सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज किए, तो A बनेगा या B बनेगा? क्या लगता है आपको? A peer group has not only its own group structure but also expectations from its members, ये बनेगा? या a peer group not only has its own group structure but also expectations from its members, ये बनेगा?
इधर भी है सी, नॉट ओनली अ पीयर ग्रुप हैज इट्स ओन ग्रुप स्ट्रक्चर बट ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, या अ पीयर ग्रुप हैज इट्स ओन ग्रुप स्ट्रक्चर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तो आएगा ही नहीं, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मुझे लगता है हम लोगों ने जाना चाहिए ए के साथ। लेट्स राइट इट। इस तरह से आप लोगों का आंसर होगा, अ पीयर ग्रुप हैज नॉट ओनली इट्स ओन ग्रुप स्ट्रक्चर बट ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये वाला करेक्ट है। ओके, आगे क्या दिया है आप लोगों को, A6 है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर एंटोनिम्स इन कॉलम बी। सिंपल सा है, कॉलम ए और कॉलम बी, इनको एंटोनिम्स के हिसाब से मैच करना है। याद रखिए, एंटोनिम अपोजिट, सिनोनिम सेम, भूलना नहीं है, एंटोनिम अपोजिट, सिनोनिम सेम, इस तरह से। सबसे पहले हम लोग ऐसे टेबल बना लेते हैं और एक्चुअली हम लोग ये वाला पोर्शन लिखेंगे ए साइड का, और इसमें से जो सही जवाब रहा वो उसके सामने लिखेंगे। जैसे अर्ली का ऑप्शन क्या आएगा, वो उसके सामने। ओके, A6। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अर्ली, अर्ली यानी जल्दी, एक्सेप्टेंस ये नहीं आएगा, फेलियर भी नहीं आएगा, केयर फ्री, रिसाइटेशन या फिर लेट। अर्ली का होगा लेट, हम लोग लिखते हैं। रिजेक्शन, अब यहाँ पर लेट हो गया हमारा, रिसाइटेशन है, केयर फ्री है, फेलियर है, एक्सेप्टेंस, किसी को एक्सेप्ट करना और किसी को रिजेक्ट करना, तो रिजेक्शन के साथ आएगा ए, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है सक्सेस, सक्सेस का तो होगा फेल्यूर। ओके, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, हम लिखते हैं बी, फेल्यूर। अब हमारे पास में है एंग्शियस, एंग्शियस यानी जो क्यूरियस है, जो जानना चाहता है, जो बेचैन है, इसका होगा लेट या केयर फ्री या एक्सेप्टेंस, इसका आना चाहिए केयर फ्री। ओके, यहाँ पर ये टेबल हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए था वो हमारा कंप्लीट हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अनसीन पैसेज किस तरह से सॉल्व करना है, इसके बारे में एक लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ आपने इससे सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ये वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोगों ने लेक्चर देखा, सुना, उसके लिए आपका थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।